कहते हैं ना कि सदा एक दिन बराबर नहीं होते। आज बांकीपुर ने वो भी साबित कर दिया। बीजेपी के 30 साल की ऐतिहासिक जीत सीट और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने 30 दिन के प्रचार प्रसार से पूरा समीकरण ही बदल दिया। जनसुराज का गठन करने के बाद पीके पार्टी के पहले विधायक भी बने हैं। इस जीत के बाद कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पटना की फिजाओं में इस वक्त एक ही नाम गूंज रहा है, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर नारे गूंज रहे हैं, जोश चरम पर है और समर्थकों का दावा है पीके के आगे सब फीके। जनसुराज और इसके रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर यानी पीके। इस जश्न ने जनसुराज कार्यालय को मानो चुनावी उत्सव में बदल दिया हो। हर तरफ जीत का रंग, हर हाथ में मिठाई, हर जुबान पर बधाई और हर चेहरे पर भरोसे की मुस्कान। नमन है बांकीपुर की जनता ने प्रशांत जी को जिताया है। बिहार की जनता वो बता दे रहे प्रधानमंत्री को मेरा सीधा मैसेज है, यही आप गद्दी छोड़। जनता को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। बांकीपुर की जनता ही हम लोगों को जिताने के काम किया है। उपचुनाव के नतीजों के रुझानों से ही जनसुराज कार्यालय का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जो गलियारे कभी सिर्फ चुनावी चर्चाओं से गूंजते थे, आज वो जीत के जश्न, ढोल की थाप और जीत के नारों से थर्रा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम जनसुराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर की समस्त जनता को अपनी तरफ से बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बार बदलाव को चुना, उन्होंने इस बार प्रशांत जी को चुना। कभी दूसरों की जीत की पटकथा लिखने वाले प्रशांत किशोर ने जब खुद मैदान में उतरने का फैसला किया था, तब सियासी पंडितों ने इसे सिर्फ एक प्रयोग कहा था। लेकिन बांकीपुर के रण ने साबित कर दिया कि ये सिर्फ प्रयोग नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक सुनामी है। ये जनसुराज के जीत की लिखी जा रही पटकथा और कहानी है। ये पीके नहीं, धुरंधर हैं, जिसके आगे बड़े बड़े दिग्गज सरेंडर हैं। बांकीपुर की जनता की जीत है। लाइट खोलो। और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा। और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि एनडीए को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े दिग्गजों के किले ढह गए, पारंपरिक पार्टियों के समीकरण कागजों पर धरे के धरे रह गए और बांकीपुर की जनता ने साबित कर दिया कि अब सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा। ये सिर्फ जीत का जश्न नहीं, ये एक सियासी संदेश है। जिस शख्स को कभी चुनावी रणनीति का मास्टरमाइंड कहा जाता था, अब वही खुद चुनावी मैदान में अपनी रणनीति को जीत में बदलता दिख रहा है। अब प्रशांत किशोर पीछे से सिर्फ प्लान नहीं बनाएंगे, अब वो जन नेता के रूप में काम करेंगे, या यूं कहें कि अभी जो रणनीति बनाते थे अब राजनीति करते नजर आएंगे।
न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। तो प्रशांत किशोर ने जीत की पटकथा लिखी तो बांकीपुर में इतिहास बन गया। पीके ने इस उपचुनाव में जो बिसात बिछाई उस पर बड़े बड़े सियासी दिग्गज भी चारों खाने चित हो गए। प्रशांत किशोर की इस धमाकेदार जीत के मायने क्या हैं, समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सियासत के कुशल रणनीतिकार, देश के कई राज्यों में सरकार बनाने की रणनीति तैयार करने में माहिर, जिस शख्स को अब तक बिहार में सियासत के प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा था, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव की बिसात पर ऐसी चाल चली कि सियासत के बड़े बड़े दिग्गज भी ढेर हो गए। ये जश्न ये मिठाई, ये गुलाल उस जीत की खुशी में है जिसने 3 दशक बाद बीजेपी के मजबूत किले को ढा दिया है। अब तक बीजेपी को टक्कर देती आ रही आरजेडी इस उपचुनाव में तीसरे नंबर पर पहुंची। पटना की इस हाई प्रोफाइल सीट पर 1995 से अब तक जहां बीजेपी का भगवा झंडा लहराता था, वहां अब पीले रंग की चमक दिख रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज हालांकि 2025 बिहार विधानसभा में बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। एक भी सीट पर पार्टी ने जीत का स्वाद नहीं चखा था। ऐसे में इस एकमात्र सीट पर हुए उपचुनाव ने बिहार के सियासी समीकरण को ही पलट कर रख दिया है, क्योंकि प्रशांत किशोर की जीत से उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक वैधता स्थापित होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार चुनाव लड़कर जीतना यह साबित कर दिया है कि वे केवल चुनावी रणनीतिकार नहीं बल्कि जनाधार वाले नेता भी हैं। जनसुराज को बड़ी राजनीतिक विश्वसनीयता मिलेगी। अब तक पीके की पार्टी को एक प्रयोग के तौर पर माना जाता था, पर यह जीत उसे बिहार की मुख्य धारा की राजनीतिक ताकत बना सकती है। बीजेपी के मजबूत गढ़ में सेंध का संदेश जाएगा। बांकीपुर लंबे समय से बीजेपी का मजबूत क्षेत्र माना जाता रहा है। यहां जीत विपक्ष के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक संदेश है। रणनीतिकार ही नहीं बल्कि सफल राजनीतिक नेता के तौर पर भी पीके की छवि बनेगी, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका और प्रभाव बढ़ सकता है। 2030 के बिहार विधानसभा चुनाव की राजनीति की दिशा तय हो सकती है। बांकीपुर का उपचुनाव जनसुराज के लिए एक लॉन्च पैड साबित हुआ। इससे 2030 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के संगठन विस्तार, उम्मीदवारों की भर्ती, संसाधन जुटाने और मतदाताओं के बीच विश्वसनीय विकल्प बनने की प्रक्रिया को बड़ी गति मिल सकती है। साथ ही बिहार की राजनीति में एनडीए और आरजेडी के अलावा जनसुराज तीसरे प्रभावी ध्रुव के रूप में अपनी दावेदारी मजबूत कर सकती है। प्रशांत किशोर विपक्ष की राजनीति के केंद्र में आ जाएंगे, क्योंकि उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ेगी और वे विपक्षी राजनीति में एक बड़े चेहरे के तौर पर उभर सकते हैं। जनसुराज के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल कई गुना बढ़ेगा। राजनीति की इस नई पार्टी को संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और संसाधन जुटाने में बड़ी मदद मिलेगी। अन्य दलों के नेताओं का जनसुराज की ओर रुख बढ़ सकता है। कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता जिन्हें जीत की संभावना दिखेगी, वे पार्टी में शामिल होने पर विचार कर सकते हैं।
राजनीतिक सलाहकार से जननेता बनने की यात्रा पूरी होगी। जय बिहार। एक भी आदमी जो बिहार से प्यार करता है सबको हाथ उठाकर बोलना है जय बिहार। वर्षों तक दूसरों के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर पहली बार अपने राजनीतिक मॉडल की सफलता का दावा कर सकेंगे। बिहार की त्रिकोणीय राजनीति मजबूत होगी। यदि जनसुराज पार्टी प्रभावी विकल्प बनती है तो बिहार की राजनीति लंबे समय तक त्रिकोणीय हो सकती है, जिससे सभी दलों की रणनीतियां बदलेंगी। राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रशांत किशोर का कद बढ़ेगा। देश भर में उन्हें केवल चुनावी रणनीतिकार नहीं बल्कि सफल राजनीतिक नेता के तौर पर देखा जाएगा, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका और प्रभाव बढ़ सकता है। बांकीपुर के रिजल्ट ने पीके को सियासत का नया ऑक्सीजन दे दिया है। आने वाले दिनों सालों में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाते हुए प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति की दिशा को नया मोड़ जरूर दे सकते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा, रवि एस नारायण, शैलेंद्र, धर्मेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रशांत किशोर ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत शून्य से की। जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी पार्टी शून्य पर आउट हो गई तो हर कोई प्रशांत किशोर पर तंज कस रहा था, उनकी हंसी उड़ा रहा था। लेकिन प्रशांत किशोर हार मानने वालों में नहीं, मैदान में डटे रहने वाले नेता हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सफर ही जनसुराज अभियान से शुरू किया था। 3000 किलोमीटर पैदल यात्रा करने वाला शख्स कभी डिगता नहीं, उन्होंने ये साबित किया। यही वजह है कि आज उनकी जय जयकार हो रही है। अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी कहानी बाकी है। मैं अभी मरा नहीं हूं, अभी कहानी बाकी है। अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी कहानी बाकी है। प्रशांत किशोर का ये बयान उनके सबसे बुरे दौर का है, जब जनसुराज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में शून्य पर आउट हो गई थी। प्रशांत किशोर ने बड़े दावे किए थे, लेकिन उन्हें नाकामयाबी मिली। प्रशांत किशोर को मिला सियासी तंज और दुत्कार। सियासी गलियारों में प्रशांत किशोर की नाकामी के चर्चे थे। हर कोई कह रहा था कि जनसुराज का बिहार में कोई भविष्य नहीं है, लेकिन पीके ने हार नहीं मानी, वो मैदान में डटे रहे। सबसे बड़ी चुनावी हार से उन्होंने सबक सीखी। प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने का बीड़ा उठाया। फिर बांकीपुर उपचुनाव का ऐलान हुआ। सबको यही लग रहा था कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बांकीपुर से पार्टी ने प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी का ऐलान किया। बांकीपुर में पीके खूब लड़े। ये भाजपा के उस अहंकार को तोड़ने का चुनाव है, जहां उन्होंने कहा है कि अगर वो कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता उन्हीं को वोट देगी। अब वो क्षण आया जब प्रशांत ने बीजेपी के सबसे बड़े किले में सेंध लगा दी। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने जनसुराज का झंडा लहरा दिया। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक यात्रा शून्य से शुरू की। 2022 में जनसुराज अभियान की शुरुआत के बाद पूरे बिहार में 3000 किलोमीटर पैदल घूमे। फिर जनसुराज अभियान को पूरी तरह राजनीतिक संगठन में बदल दिया। इस राजनीतिक यात्रा का मकसद बिहार में एक नई मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार करना था, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उनके सियासी मकसद को हिलाकर रख दिया। पर प्रशांत किशोर हार मानने वालों में से नहीं थे, वे मैदान छोड़ने वालों में से नहीं थे। अपने मुद्दों और मकसद पर डटे रहे। उन्होंने साबित किया
वो बाकी सियासी दल से अलग है। पारंपरिक जाति आधारित राजनीति की जगह उन्होंने अपना फोकस स्वास्थ्य, रोजगार, विकास, पलायन के मुद्दे पर रखा। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत एक नई सियासत का आगाज है। प्रशांत किशोर का हार नहीं मानने वाला ये अंदाज सियासी दिग्गजों के लिए बड़ा संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात उस आरजेडी की जिसका प्रदर्शन इस बार बांकीपुर में बेहद शर्मनाक रहा। तीसरे नंबर पर रही आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। विदेश दौरे से लौटने के बाद प्रचार के आखिरी दौर में तेजस्वी ने मोर्चा जरूर संभाला, लेकिन तब तक आरजेडी का कारवां जो है वो लुट चुका था। बांकीपुर उपचुनाव की वोटिंग से 2 दिन पहले की ये तस्वीर है, जब तेजस्वी यादव विदेश दौरे से लौटकर आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के समर्थन में रोड शो करते दिखे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ लुट चुका था, बर्बाद हो चुका था, क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी को ऐसी शर्मनाक हार मिली जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी का कारवां लुट गया। तभी दूसरे नंबर पर रहने वाली आरजेडी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। आरजेडी उम्मीदवार को 14,000 से कुछ ज्यादा मत मिले, जो चुनाव में नंबर 1 और नंबर 2 उम्मीदवार के हारने जीतने के फासले से भी कम है। बांकीपुर उपचुनाव के जो नतीजे आए, जनता का जनादेश है। जनादेश को हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, सैल्यूट करते हैं। जनता के सामने एक ही विकल्प था कि अहंकार को ध्वस्त करना है। उस रास्ते में पार्टी और जाति दोनों की सीमाएं टूटी। आरजेडी चुनाव में हार का भले ही कोई बहाना बना ले, लेकिन आरजेडी की ये हार बड़ी है। तेजस्वी एक बार फिर जनता का मूड नहीं भांप पाए। एक तरफ प्रशांत किशोर और बीजेपी ने प्रचार में जमकर पसीना बहाया था, दूसरी तरफ आरजेडी इस चुनाव में सोई है। आखिरी 2 दिन तेजस्वी जरूर प्रचार के लिए उतरे, लेकिन जनता तब तक फैसला कर चुकी थी, और वो फैसला था प्रशांत किशोर को जिताने का। लेकिन आरजेडी का तो इस चुनाव में सब कुछ लुट गया, क्योंकि जिस MY समीकरण पर उसे भरोसा था, उसे तो उतना वोट भी नहीं मिल पाया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पोस्ट सामने आया है। 3 उपचुनावों को लेकर के उन्होंने पोस्ट किया है। लिखा है कि जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। मांजलपुर विधानसभा में बीजेपी की जीत हुई, वहां की जनता का हृदय से आभार, सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। बांकीपुर और दतिया में जनादेश प्राप्त नहीं हो सका, चुनाव परिणामों का गंभीरता से आत्ममंथन करेंगे। और बड़ी खबर गया जी से, जहां टिकारी में किसान खाद की किल्लत से परेशान है। खाद नहीं मिलने पर बिस्कोमान गोदाम पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों किसान खाद लेने के लिए गोदाम के बाहर जुट गए थे। लंबी कतारों में बड़ी संख्या में महिला किसान भी इसमें शामिल थी। भीड़ बढ़ने के साथ अव्यवस्था फैली और खाद वितरण के दौरान किसानों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। किसान आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते विवाद बढ़ा और पथराव होने लगा, जिससे पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। बवाल के बाद अधिकारियों ने बताया कि अब पुलिस सुरक्षा के बीच मंगलवार यानी कि आज खाद का वितरण कराया जाएगा। और संवाददाता एलन लिली हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। एलन लिली, कल तो हो हंगामे और पथराव के बीच ये खाद वितरण नहीं हुआ, लेकिन क्या आज यहाँ मुकम्मल व्यवस्था नजर आ रही है? देखिए, कल जिस तरह घटना घटी थी उस तरह जो वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था, या बिस्कोमान का जो कहना था कि पुलिस वहाँ पर नहीं रहती है, इसी कारण जो है लगातार कई जगहों पर जो है हंगामा देखने को मिल रहा है। लेकिन आज जो है पुलिस
बल की तैनाती वहां पर की जानी है और इसको पुलिस की तैनाती के बाद ही वहां पर लोगों को खाद वितरण किया जाएगा। अब बता दें कि इन दिनों खेतों में खाद को लेकर के काफी किसान जो है असमंजस दिख रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग जा रही है, लेकिन बावजूद जो है खाद नहीं मिल पा रहा है और ऐसे में किसान जो है आपस में ही जो है वो भीड़ जा रहे हैं और इसी कारण वजह है कि लोग आपस में किसान भीड़ गए और देखते देखते मारपीट हुई और पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालांकि इसके कारण को जो करके जब पुलिस नहीं रहती है इस तरह की घटना सामने आती है, लेकिन आज जो है भारी पुलिस बल के मौजूदगी में जो है खाद का वितरण किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया एलन लिली इस जानकारी के लिए। खबर कैमूर से है, जहां ज्वेलरी कारोबारी से दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय अपराध गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस गैंग के 5 सदस्यों को झारखंड के गुमला से गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के सदस्य अलग अलग राज्यों में टीम बनाकर ज्वेलरी लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। दरअसल 26 जुलाई 2026 की शाम भभुआ थाना क्षेत्र के अखिलासपुर निवासी ज्वेलरी व्यवसायी से करीब 16 ग्राम सोना और 750 ग्राम चांदी के आभूषण हथियार के बल पर लूट लिए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया था। तकनीकी जांच और खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने घटना का सफल उद्भेदन किया। करीब संतोष सेठ जो भभुआ के रहने वाले हैं, उनके साथ एक मोटरसाइकिल सवार के द्वारा लूट की घटना की जाती है, जिसमें 16 ग्राम सोना और 750 ग्राम चांदी का आभूषण लूट लिया गया था। प्राप्त सूचना के आलोक में भभुआ थाना कांड संख्या 766-26 दिनांक 26/7/26 संबंधित धारा के दर्ज किया गया। घटना चूँकि सामने हुई थी, एसपी साहब के द्वारा टीम का गठन किया गया और उस टीम के द्वारा इसमें तकनीकी अनुसंधान और मैनुअल इंस्ट्रक्शन के आधार पर इसमें जो शामिल लाइनर की भूमिका में थे। और बड़ी खबर अररिया से, जहां 2 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। नेपाल बॉर्डर से एसएसबी ने इन्हें पकड़ा है। दोनों के पास वैध दस्तावेज नहीं मिले, भारत में घुसने की ये कोशिश कर रहे थे। रहमत अली, जाहिद हसन ये नाम बताए जा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी। बांग्लादेश के चांदपुर के रहने वाले ये दोनों नागरिक बताए जाते हैं। सोना मणि गोदाम थाना पुलिस के हवाले इन दोनों को किया गया है। और संवाददाता सतीश कुमार मिश्रा हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सतीश, इन दोनों को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? किस मकसद से ये भारत में प्रवेश कर रहे थे? ये देखिए, ये 56वीं बटालियन है, आमगाछी का जो इलाका है, सोनामणि गोदाम थाना क्षेत्र, इसकी गिरफ्तारी हुई है दोनों की। और जो एसएसबी की जो प्राथमिक पूछताछ है उसमें यह खुलकर सामने आया है कि ये लोग काठमांडू में थे और अररिया में जो है ये भारत में जो है नेपाल के रास्ते जो है भारत में एंट्री ले रहे थे अवैध तरीके से। इनके पास किसी तरह के कोई कागजात नहीं है और सिलीगुड़ी के रास्ते असम होते हुए बांग्लादेश का जो चांदपुर जिला है उनका जो है ये घर है, ये वहां पर जाने की जो सूचना है, एसएसबी की प्राथमिक सूचना जो है, एसएसबी द्वारा जो प्राथमिक पूछताछ की गई है उसमें यह खुलकर सामने आया। और देर रात एसएसबी ने जो है इसे सोनामणि गोदाम थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। अब पुलिस इससे पूछताछ कर रही है और कुछ देर के बाद जो है अररिया एसपी इस मामले में ब्रीफ करेंगे कि आखिर इसकी क्या मंशा थी और सबसे बड़ा सवाल कि कौन वैसा स्थानीय लोग हैं जो इसकी मदद कर रहा था। जी बहुत बहुत शुक्रिया सतीश इस जानकारी के लिए।